गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सोनी अवस्थी। आज बीएलएड सेकंड में हमारा टॉपिक रहेगा भाषा का अर्थ। हिंदी जो है, हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है भाषा का अर्थ। भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषाएं और भाषा की विशेषताएं। ठीक है, तो देखिए भाषा का अर्थ देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो वो अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, भाषा भावाभिव्यक्ति एवं विचारों के आदान प्रदान का सांकेतिक साधन है। तो कहने का मतलब ये मनुष्य जो है अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। अगर आप अपने भावों को व्यक्त करना है या किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने हैं तो हम लोग उसको भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं, दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की भाषा को हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि भाषा के कारण मनुष्य अन्य जीवों से अलग है। भाषा मनुष्य को सबसे सर्वोत्तम स्थान इसलिए प्राप्त है, सर्वश्रेष्ठ स्थान इसलिए प्राप्त है क्योंकि मनुष्य जो है बोल करके अपनी भावों और विचारों को व्यक्त करता है। हालांकि भावाभिव्यक्ति तो सभी प्राणी करते हैं, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, जैसे कुत्ता, बिल्ली और गाय, ये सब जो होते हैं, सभी पशु पक्षी जितने भी प्राणी हैं अपनी भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। अगर उनको भूख लगी है तो अपने अपने भावों को अपने माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम मतलब अपने हिसाब से वो व्यक्त करते हैं। जैसे कि कुत्ता भौं भौं करके, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके, इस तरह से जो है वो अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जो कि अपने भाव और विचारों को बोलकर ध्वनि संकेतों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करता है। ठीक है, इसीलिए मनुष्य को क्या कहा गया, मनुष्य को अन्य जीवों से बिल्कुल अलग माना गया है और उत्तम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, मनुष्य आज जो भाषा बोल रहा है वह ध्वनियों शब्दों से ही विकसित हुई है। मनुष्य जो आज बोल रहा है, भाषा बोल रहा है, वह ध्वनियों और शब्दों से ही विकसित हुई है। विकास की इस यात्रा में भाषा निरंतर परिष्कृत होती रही है। मनुष्य जैसे जैसे सभ्यता की ओर बढ़ता रहा है वैसे वैसे भाषा का परिष्कार होता रहा है। इससे स्पष्ट है कि मानव विकास के साथ साथ भाषा भी विकसित होती रही है। ठीक है, मानव विकास के साथ साथ भाषा भी विकसित होती रही है। तो अब है कि इस अर्थ में संसार के सभी प्राणियों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। ठीक है, जो भी अभी बताया हमने, जैसे कुत्ता, ये जो भी प्राणी हैं अपने अपने अनुसार अपनी अपनी भाषाओं को व्यक्त करते हैं। बिल्ली अलग तरह, चिड़िया अलग तरह से अपने भावों को व्यक्त करती है, कुत्ता अलग। ठीक है, इस तरह से परंतु जो है मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से भाषा का जन्म मनुष्य के मनोवेगों, मनोभाव और विचारों की अभिव्यक्ति के प्रयत्न से हुआ है। मतलब ये है कि मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से भाषा का जन्म मनुष्य के मनोवेगों, मनोभावों और विचारों की अभिव्यक्ति के प्रयत्न स्वरूप हुआ है और आज उसके द्वारा मनुष्य अपने मनोवेगों, मनोभावों और विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। विचारों से भाषा का विकास होता है और भाषा से विचारों का विकास। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा से ही विचारों का विकास होता है और विचारों से भाषा का विकास होता है। ठीक है, तो इस तरह से भाषा और विचार दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने पहले की क्लास में भी पढ़ा होगा कि अपने विचारों को दूसरों को समझाने का और दूसरों की बातों को समझने का माध्यम ही भाषा है। ठीक है, अर्थात विचारों की अभिव्यक्ति और समझने का माध्यम ही भाषा कहलाती है। निसंदेह कुछ भाव और विचार विभिन्न संकेतों द्वारा ही प्रदर्शित और ग्रहण किए जा सकते हैं, परंतु संकेतों द्वारा सामाजिक जीवन का कार्य और व्यवहार नहीं चल सकता है। जैसे देखिए भाषा के हम लोगों ने कितने रूप पढ़े हैं। मौखिक रूप पढ़ा है भाषा का, लिखित रूप पढ़ा है, मौखिक रूप पढ़ा है और कहीं कहीं पर हम सांकेतिक रूप भी देखते हैं भाषा का, है ना। जैसे कि मौखिक रूप में क्या होता है, भाषा के मौखिक रूप में ये होता है हम अपने विचारों को बोल करके समझाते हैं। ठीक है, बोल करके व्यक्त करते हैं, लेकिन वो विचार वहीं पे फिर बहुत दिनों तक वो नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको
अधिक समय तक रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखने के लिए लिखते हैं, लिख करके रखते हैं इनको, ठीक है, लिखित रूप में इनको व्यक्त करते हैं। तो क्या होता है, हमारे जो भी विचार हैं, जो भी ग्रंथ है, ये लिखित रूप में आ जाते हैं, तो हमको समझने में भी आसानी रहती है और हमारे विचार तुरंत मतलब बहुत दिनों तक सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। और सांकेतिक रूप में ये है कि जैसे जो है कभी कभी आप ट्रैफिक पर खड़े हुए तो क्या होता है, वो इशारा करते हैं ना, वाहन के लिए टीटी जो इशारा करता है ना, कि हाथ से इशारा करता है कि अब यहाँ पे रोक दीजिए, यहाँ पे अब आप जाइए, है ना, गाड़ियों के लिए संकेत करता है। तो इसको हम लोग संकेतिक। और दूसरे क्या होता है, क्लासरूम में जब अध्यापिका पढ़ाती है तो कभी कभी बच्चों को शांत करने के लिए वो मुंह पे उंगली रख करके इशारा करती है कि आप लोग चुप हो जाइए, है ना। तो ये तो सांकेतिक माध्यम, लेकिन ये भाषा के दो ही रूप माने गए हैं, मुख्य रूप से भाषा के दो ही रूप माने गए हैं, मौखिक और लिखित, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम लोग भाषा की परिभाषा। देखिए, भाषा की परिभाषा, संसार में भाषा की व्याख्या सर्वप्रथम संस्कृताचार्यों ने की है। अब देखिए, भाषा का विकास इस संस्कृत से माना गया है ना। संस्कृत देवों की वाणी है, संस्कृत का उच्चारण देवताओं के द्वारा हुआ है। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले भाषा का उद्भव और विकास जब भी हुआ है तो संस्कृत से हुआ है। और इसकी परिभाषा जाहिर है, जब संस्कृत आचार्यों ने इस संस्कृत से ही इस भाषा का उद्भव और विकास हुआ है, तो ये संस्कृताचार्यों ने भी इसकी परिभाषा दी है, लिखी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे महर्षि पतंजलि के अनुसार भाषा की परिभाषा यहाँ पे जो लिखी है वह है, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ये तो हुई हमारे महर्षि पतंजलि की व्याख्या। तो परिभाषा देखिए, परिभाषा हम और भी आप लोगों को बता दे रहे हैं, तो आप इसके अलावा भी परिभाषाएं और भी लिख सकते हैं। जैसे है, सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भाषा संसार का नादमय चित्र है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री झनकार है जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। ये परिभाषा किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की। इसे भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि भाषा की परिभाषा अगर लिखनी है आपको तो महर्षि पतंजलि की आपके नोट्स में दी हुई है, तो हमने भेजा था। उसके अलावा भी कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपनी परिभाषा इस प्रकार से दी है। जैसे सुमित्रानंदन पंत की अभी हमने बताया है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, वह विश्व की हृदय तंत्री झनकार है जिनके स्वर से अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। उसके बाद है भाषा की परिभाषा, इन्होंने डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी भाषा की परिभाषा लिखते हुए लिखा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और गति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए कि डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार जो भाषा की परिभाषा है वह है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और गति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी भाषा की परिभाषाएं। आगे है आपका भाषा की विशेषता। अब है भाषा की विशेषताएं। तो देखिए, भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं। नंबर 1 है, भाषा में ध्वनि प्रतीक ही प्रमुख है। देखिए, ध्वनियों के माध्यम से ही हम अपनी भाषा को दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ध्वनि जब हम बोलते हैं, बोलने में जो हमारे अंदर से ध्वनि निकलती है वही क्या है, भाषा का प्रमुख प्रतीक है। भाषा का उच्चारण वाक अवयव द्वारा होता है। वाक अवयव जैसे हम लोग मुख से बोलते हैं ना, मुख में कई अवयव अंदर होते हैं जिनके माध्यम से हमारी भाषा उच्चरित होती है, ठीक है। जैसे उच्चारण स्थान जो है हमारे अलग अलग होते हैं कि कवर का उच्चारण स्थान क्या है, या टवर का, तवर का, इस तरह से उच्चारण स्थान भी निर्धारित किए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाषा में ध्वनि प्रतीक ही प्रमुख है। भाषा का उच्चारण वाक अवयव द्वारा होता है, ठीक है। मुख में जो
अवयव होते हैं, हमारे अंदर मुख के अंदर जो अवयव होते हैं, हम लोग बोलते हैं तो वो क्या होता है, अवयव की सहायता से ही हम अपनी भाषा, अपने शब्दों को हम मतलब शब्दों को वो बाहर लाते हैं। ठीक है। उसके बाद में दूसरा है भाषा एक व्यवस्था है। भाषा में ध्वनियाँ तथा शब्दों का वाक्यों में निश्चित क्रम से प्रयोग होता है। भाषा में ध्वनियों तथा शब्दों का वाक्यों में निश्चित क्रम से प्रयोग होता है। अब देखिए, जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हीं के अनुसार शब्दों की रचना होती है और फिर शब्दों से वाक्यों की रचना होती है, और उन शब्दों और वाक्यों को निश्चित क्रम से प्रयोग करते हैं, तभी हम भाषा को एक अच्छा रूप दे पाते हैं। ठीक है। तीसरा है भाषा का प्रयोग व्यक्ति अपनी इच्छा से बार बार करता है। देखिए, भाषा एक ऐसी ऐसी चीज है जिसका प्रयोग हम बार बार करते हैं। ये नहीं कि एक बार प्रयोग किया उठा के उसको फेंक दिया। ठीक है। भाषा को हम क्या करते हैं, आज हमने बोला कि हमको खाना दीजिए, कल हम फिर बोलेंगे वही की भाषा, वही बोलेंगे, हमको खाना दीजिए, हमको स्कूल जाना है ना, हमको पढ़ाई करनी है, या हमें पानी पीना है। तो ये क्या है, हम लोग को ये तो है नहीं कि एक बार प्रयोग करने के बाद में हम दूसरी बार इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। इसका प्रयोग हम जब भी जहाँ पर इस तरह की बात आएगी, हम अपने विचारों को वही कुछ किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, किसी से कुछ लेना है हमको, या खाने के लिए मांगना है, तो क्या है, भाषा को हम अपनी इच्छा अनुसार जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम बार बार उसका प्रयोग कर सकते हैं। भाषा की प्रकृति मूलतः सृजनात्मक है। देखिए, हमारे अंदर प्रकृति, मनुष्य के अंदर एक प्रकृति होती है सृजनात्मकता की। ठीक है। जितना हमारा सृजन होगा, हम लोग आसपास से जितना ग्रहण कर पाएंगे वही हम व्यक्त करेंगे। ठीक है। जो आसपास से हम घर से, क्या होता है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, घर है ना। घर से वह फिर विद्यालय जाता है, विद्यालय से फिर समाज में उठता बैठता है। तो क्या है, हम लोग उससे क्या है, सृजन करते हैं। पहले घर में भाषाओं का सृजन हुआ, बच्चे ने कुछ अपने शब्दों का विस्तार किया, उसके बाद में फिर वही शब्द क्या है, इसका स्कूल में बोलता है, फिर और भाषाएं उसमें जुड़ती हैं, है ना। तो इस तरह से भाषा की प्रकृति मूलतः सृजनात्मक होती है। मानव नवीन अभियुक्तियों तथा नवीन वाक्यों की रचना करने में समर्थ हो जाता है। ठीक है। पहले छोटे छोटे वाक्य शब्दों के माध्यम से बालक अपनी भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है। फिर इन्हीं शब्दों को वाक्यों में, फिर वाक्यों से लेकर के वह अपने विचारों के अनुसार अपने अभिव्यक्ति करता है ना। तो इस तरह से भाषा की प्रकृति मूलतः सृजनात्मक है। अब पांचवी विशेषता यह है कि भाषा का अध्ययन तथा विश्लेषण संभव है। ठीक है। भाषा का अध्ययन तथा विश्लेषण संभव है। भाषा को हम क्या अध्ययन के माध्यम से ही उसका विकास कर सकते हैं, भाषा को जान सकते हैं, भाषा को हम ग्रहण कर सकते हैं ना। जैसे क्या है, हमारी मेन भाषा क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि सभी लोग ज़्यादातर हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या उसके साथ में हमें और भी भाषाओं का ज्ञान हुआ है, जैसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, है ना। कहीं दूसरे देश में गए हैं तो दूसरी भाषा का अध्ययन किया, वहाँ पे उस हिसाब से बोलने लगे हैं ना। तो इस तरह से हम अपनी भाषाओं में अनेक अनेक भाषाओं को शामिल किए रहते हैं, है ना। अब भाषा का प्रयोग मानव समुदाय में होता है। देखिए, भाषा क्या होता है, हम पशुओं के बीच में बैठ करके भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं ना। ऐसे भले ही अपने घर में जो पालतू जानवर है उनके साथ में भले ही थोड़ा बहुत हम लोग समझा सकते हैं अपनी अपनी बात को, लेकिन कहते हैं ना कि भाषा का प्रयोग मानव समुदाय में होता है। हम लोग अगर विचार व्यक्त करेंगे, चलिए भाषा बोल तो हम लोग सकते हैं, है ना। बोल करके कुछ भी कह सकते हैं, हम डागी से अपने बात कर सकते हैं, चलो भाई खाना आ गया आपका, खाइए, इस तरह से। लेकिन क्या है, हम अपने विचारों को नहीं व्यक्त कर सकते हैं, है ना। हम विचारों को वहीं पे व्यक्त करेंगे जहाँ पे हमारा समुदाय होगा, मनुष्य का समुदाय, मानव समुदाय होगा, वहीं पर हम भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। अतः भाषा समाज द्वारा नियंत्रित एवं स्वीकृत होती है। इसीलिए क्या है, भाषा समाज द्वारा नियंत्रित एवं स्वीकृत होती है। ठीक है। फिर है, भाषा का संस्कृत के साथ में गहन संबंध है। हमारे देश की जो संस्कृति है उसी के अनुसार हम भाषाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे देश की संस्कृति क्या है, हम लोग जैसे भाषाओं को बोलते हैं। अब पूजा पाठ करते हैं तो हम अपनी भाषा का मेन का क्या है, संस्कृत हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। अभी किसी ऑफिस में जाकर बैठे तो हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश भाषा का भी प्रयोग करेंगे, है ना, अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, इस तरह से भाषाओं का संस्कृत के साथ ही संबंध है। जहाँ पे
जैसी संस्कृति होगी वहाँ की भाषा भी वैसी होगी। जहाँ पर हम उठते बैठते हैं, जहाँ का आसपास का वातावरण होगा, हमारी संस्कृति जैसी होगी, उसी के अनुसार हम लोग भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा भाषा से संबंधित हमारा भाषा की विशेषताएं हो गई। अब है आगे हम चलते हैं भाषा के सिद्धांत, भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, भाषा उत्पत्ति। तो देखिए भाषा के वो उत्पत्ति के सिद्धांत जो है वहाँ जो सिद्धांत है वो इस प्रकार से है। तो नंबर 1 है स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता क्या होता है? जो हमारा नेचर, प्रकृति होती है। ठीक है, प्रकृति है मतलब भाषा अर्जित संपत्ति तो है ही, किंतु इसको सीखने की शक्ति प्रकृति प्रदत्त है। भाषा मनुष्य की स्वाभाविक शक्ति है। ठीक है, क्योंकि देखिए बच्चा जब आप एक बालक को ही रख लीजिए कि जब बालक बहुत छोटा होता है तो वो क्या करता है, घर में जैसे लोग बोल रहे हैं बिल्कुल वही भाषा वो सीखता है। ठीक है, तो क्या है, ये स्वाभाविकता अपने आप ही उसमें इस चीज़ का विकास होता है। थोड़ा बहुत पहले शुरुआत में पापा मम्मी ऐसे सिखाया गया, जब बच्चा बोलने लगता है तो वो क्या करता है, आपस से अपने आसपास के लोगों को देख करके उसी की भाषा का अनुकरण करता है। वह क्या करता है, अपने आप ही उसके अंदर भाषा बोलने की क्षमता आ जाती है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं, कहते हैं कि भाषा एक अर्जित संपत्ति तो है ही, लेकिन इसको सीखने की शक्ति जो है वो प्रकृति दत्त है। भाषा मनुष्य की स्वाभाविक शक्ति है। अगला है प्रयत्न का सिद्धांत। भाषा एक जटिल एवं सूक्ष्म विषय है, इसके अध्ययन में प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। देखिए भाषा जो है सीखने में थोड़ा सा कोई भी भाषा कठिन होती है, लेकिन क्या है, इसके अध्ययन में प्रयत्न, बार बार अगर उसी भाषा का आप प्रयत्न करते रहें, बार बार आप वही रिपीट करते दोहराते रहें, तो क्या होगा, आपको उस भाषा में अच्छे से जानकारी हो जाएगी और उस भाषा को आप अच्छे से बोल सकेंगे। अगला है स्वतंत्रता का सिद्धांत। भाषा पर अधिकार करने के लिए बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि आपको यही बोलना है, उसको जिस भाषा में रुचि है उसी भाषा में वो अगर अपने विचार व्यक्त करता है तो ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं कि थोड़ी देर थोड़ा सा उसको, ऐसे लोग क्या करते, थोड़ी देर अगर रट्टा मार लिया और रट्टा मार के उनको क्या किया कि चलिए आप रट्टा लगा के ये बोलिए, लेकिन उतना बोलने के बाद में वो फिर चुप हो जाएंगे। उनको आगे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा आगे नहीं आती। इसलिए क्या कहा गया, जिस भाषा में आपकी पकड़ है, जिस भाषा में आपकी रुचि है, ठीक है, उसी भाषा में आप अपने विचार या अपने भावों को व्यक्त करिए। क्योंकि स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हर किसी को अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए एक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। एक रट करके कोई चीज़ बोलना और एक अपने स्वयं के विचारों को व्यक्त करने में देखिए कितना अंतर होता है ना। तो यही है कि स्वतंत्रता का सिद्धांत, भाषा पर अधिकार करने के लिए बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वतंत्र वातावरण में बालक खुलकर अपने मनोभावों को प्रकट करता है। ठीक है, उसके बाद में है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत का मतलब ये है कि शिक्षक को इस मनोविज्ञान तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस बात में छात्रों की रुचि होती है उसकी ओर वे आकृष्ट होते हैं। ठीक है, बालकों की रुचि को ध्यान में रख करके विषय पढ़ाना चाहिए। ठीक है, जिस चीज़ में बालक की रुचि है उसी भाषा में ज़्यादातर उसको अध्ययन कराना चाहिए। जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं ना कि देखिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये सब मिक्स करके दिए हुए होते हैं। अब तो हाई स्कूल 9th में ये हो गया कि आपको जो भाषा अच्छी लगती है वो आप ले सकते हैं। जैसे किसी को हिंदी भाषा अच्छी लगी, किसी को संस्कृत भाषा अच्छी लगी, किसी को ये अंग्रेजी ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में, है ना। तो वो क्या करते हैं, अपनी अपने हिसाब से अपनी रुचि के माध्यम से अपनी अपनी भाषा का चयन करते हैं और उसी में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे भाषा को रुचिपूर्ण बच्चे जो है छात्र उसकी ओर आकृष्ट होते हैं और भाषा को रुचिपूर्ण बना देने में से छात्रों में क्या होता है, उत्साह बढ़ता है और वे भाषा को प्रसन्नचित्त होकर सीखते हैं। ठीक है, अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखिए कोई भी आप कार्य करेंगे तो सक्रिय रहना पड़ेगा आपको, है ना। उसी तरह से भाषा सीखने में भी आपको सक्रियता की जरूरत है, सक्रिय रहना मतलब क्रियाशील रहना। ठीक है,
तो जब आप क्रियाशील रहेंगे तभी आप किसी चीज़ को सीख पाएंगे, है ना। उसके प्रति आप जागरूक होंगे, सक्रिय होंगे, तभी आप भाषा का अध्ययन कर सकेंगे। जैसे छात्र भाषा तभी सीख पाते हैं जब वे सक्रिय हो। वार्तालाप, संवाद, वाद विवाद, प्रवचन, काव्य पाठ आदि में छात्र सक्रिय रहते हैं, इसलिए इनके माध्यम से भाषा सीखना सरल होता है। ठीक है। जैसे क्या होता है शुरू में जब जैसे नाइन्थ हाई स्कूल या 6 7 में जैसे क्या होता है, हम लोग वाद विवाद प्रतियोगिता करवाते हैं, है ना। आपके स्कूल में आपके अध्यापक वाद विवाद प्रतियोगिता करवाते हैं, या वार्तालाप कहेंगे, या स्पीच कहेंगे, या भाषण कहेंगे, आप दीजिए, है ना। या कोई काव्य पाठ होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे फंक्शन होते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को एक क्रियाशीलता मिलती है, सक्रिय बने रहते हैं बच्चे, है ना। आपस में कंपटीशन करवाना, इस तरह की चीज़ें करवाना क्या होता है, सक्रियता बनी रहती है बच्चों में, और बच्चे इसके माध्यम से सरलता से भाषा सीख जाते हैं। अब है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत, जैसे भाषा के पूर्व अध्यापक को विषय तथा उप विषय का चयन कर लेना चाहिए। मतलब भाषा सिखाने से पहले, भाषा की शिक्षा देने से पहले अध्यापक को विषय तथा उप विषय का चयन कर लेना चाहिए। मतलब आपका विषय क्या है। विषय जैसे हम इस समय हम क्या पढ़ा रहे हैं, हमारा विषय हिंदी है, और हिंदी का उप विषय क्या है, हमारा आज का उप विषय क्या है, भाषा का विकास। ठीक है। भाषा की परिभाषा, भाषा का अर्थ जानना, भाषा के सिद्धांत और भाषा की विशेषता, ये हमारे आज के क्या है, उप विषय है। ठीक है। तो यही इसमें बताया गया चयन के सिद्धांतों में, जैसे भाषा के सिद्धांत हम पढ़ा रहे हैं ना, तो इसमें क्या चयन का सिद्धांत भी आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, भाषा शिक्षा के पूर्व अध्यापक को विषय तथा उप विषय का चयन कर लेना चाहिए, तथा कौन प्रश्न पहले लिया जाएगा और कौन सा बाद में, इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। ठीक है, कि हमको कौन सा प्रश्न पहले पूछना है, कौन सा लास्ट में पूछना है ना, इस पर हमको अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। फिर 7वां है हमारा अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत, जैसे भाषा शिक्षण में अनुकरण का विशेष महत्व है। प्रारंभ में बालक अनुकरण के आधार पर ही भाषा सीखते हैं, है ना। वर्णों का उच्चारण अनुकरण पर ही निर्भर करता है। देखिए, जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग मतलब छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो देखा जाता है ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे जो है, जो हम बोलते हैं वही अगर उनसे बार बार बोलने के लिए कह दिया जाए, कि जैसे आज हमने कोई पोएम उनको पढ़ाई, उसके बाद में फिर कहा आप इसको सुनाइए, है ना, या हमारे साथ ही बोलिए, हम बोल रहे हैं हमारे पीछे पीछे आप बोलिए। तो उससे क्या होता है, जो है छात्रों का जो है याद हो जाता है, छात्रों के अंदर अनुकरण की प्रवृत्ति आ जाती है, और अनुकरण की के माध्यम से छात्रों को उस भाषा का ज्ञान हो जाता है। ठीक है। और फिर वर्णों का उच्चारण अनुकरण पर ही निर्भर करता है। अब है अभ्यास का सिद्धांत। भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। ठीक है। भाषा क्या है, भाषा एक कौशल है। कौशल मतलब आपके अंदर ये कुशलता होनी चाहिए कि भाषा को हमें सीखना है ना, भाषा को हमें सीखना है। जैसे हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा, जो भी है, जिस भाषा में आपकी रुचि है उस भाषा को हमको सीखना है। तो ये क्या है, इसका विकास क्या है, अभ्यास पर निर्भर है। निरंतर अभ्यास करने से क्या होता है, उसमें मजबूती आ जाती है ना। क्या होता है, लगातार आप सीढ़ियाँ चढ़ते रहेंगे तो क्या होगा कि बाई चांस अगर लाइट नहीं है, अंधेरे में भी अगर आपको वो सीढ़ियाँ आपने 10 बार, 100 बार, 50 बार चढ़ी हैं, तो आप खटखट कर चढ़ते चढ़े जाएंगे, है ना। फटाफट फटाफट उन सीढ़ियों को आप चढ़ते चले जाएंगे। वही है कि अभ्यास, निरंतर अभ्यास करना। जैसा कि महाकवि ब्रह्मदत्त का एक दोहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, सिल पर होत निशान। मतलब ये जो कवि वृंद का दोहा है बहुत अच्छा ही है, क्योंकि निरंतर अभ्यास से ही देखिए क्या होता है, लगातार अगर आप कुएं से रस्सी से आप कुएं से पानी बाल्टी खींचेंगे पानी भर करके, तो क्या होता है, पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, है ना। तो वही कहते हैं, लगातार अगर आप अपने किसी चीज़ का अध्ययन रोज डेली करते रहें, अभ्यास करते रहें, तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगी, फिर वो कभी नहीं आप भूलेंगे,
है ना। आजकल बच्चे क्या करते हैं, एकदम एग्ज़ाम टाइम में क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, रट्टा मार के पढ़ते हैं। रट्टा मार के पढ़ने से क्या होता है, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको उस विषय में अच्छे से जानकारी नहीं होगी, है ना। रट्टा मार के तुरंत पूरा रट लिया, उसके बाद में जा कर के एग्ज़ाम दिया। उसके बाद क्या होता है, जब उनको पढ़ाने का टाइम होता है, जब आगे चल कर के वो पढ़ाते हैं या कुछ करते हैं, तो क्या होता है, उनको वो आता ही नहीं है। हालांकि पढ़ चुके हैं, एग्ज़ाम भी दे चुके, सब कुछ है, लेकिन उस विषय में उनको अच्छे से नॉलेज नहीं है, वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अभ्यास का सिद्धांत हो गया कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। जैसा कि महाकाव्य का एक दोहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। ठीक है, तो आज के हमारा टॉपिक क्या था, भाषा का अर्थ हमने पढ़ाया, भाषा की परिभाषाएं पढ़ाई हैं, भाषा की विशेषताएं हैं और भाषा के सिद्धांत हैं। ठीक है, अब हम यहीं पे आपकी क्लास समाप्त करते हैं। कल